हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज हमारा पार्ट 4 है ऑफ रीनल सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में। इससे पहले जो पार्ट्स हुए थे उसमें हमने बाकी सब क्लियर किया था। हमने एनाटमी भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ी थी, हमने यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लिया, जीएफआर पढ़ लिया, हमने जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं हमने वो कंप्लीट कर दिए इन प्रीवियस क्लासेस। आज का क्लास लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। इसके बाद क्या पढ़ना है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड जो ये चैप्टर के नोट्स है जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर दो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी इसलिए बनाई है क्योंकि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होती है, वो किसी को नहीं दिखती है कि कौन कौन है व्हाट्सएप कम्युनिटी में, इसलिए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। और हमें रीनल फंक्शन असली पढ़ना है। आपको मेन जो पढ़ना है दैट इज़ आपको पढ़ना है रास सिस्टम इसमें। और रास सिस्टम बस मैं एक फ्लो चार्ट में आपको समझा दूंगा। ये सब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रास सिस्टम याद रख दो, उतना ही आता है उसमें। रास सिस्टम आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, आपको बस वही याद रखना है। बाकी सब टेम्परेचर रेगुलेशंस वो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में, वो भी किडनी के रिलेटेड है, लेकिन हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो सब जो भी वो रेगुलेशंस है। फिलहाल इधर जो मेन रेगुलेशन है वो ब्लड प्रेशर का है, जो कि रास मैकेनिज्म है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इससे, रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो रेगुलेट कैसा होता है? ऑटो रेगुलेशन होती है इसकी, जैसे हार्ट की ऑटो रेगुलेशन होती है वैसे ही रीनल ब्लड फ्लो को भी ऑटो रेगुलेशन होती है बाय टू मैकेनिज्म्स। मायोजेनिक मतलब मसल की जो रीनल मसल होगी उसके थ्रू, या ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, अब होता क्या है रीनल ऑटो रेगुलेशन? इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ग्लोमेरुलर जीएफआर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड फ्लो टू किडनीज रिमेन नॉर्मल इवन व्हेन द मीन आर्टेरियल प्रेशर वेरीज वाइडली बिटवीन 60 to 180। जब मेन आर्टेरियल जो प्रेशर होता है इन द आर्टेरियल ऑफ रीनल सिस्टम, जब वो वेरी करता है तब भी जो ब्लड फ्लो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, किसकी वजह से? मायोजेनिक रेस्पॉन्स। और अब ये क्या है, ये मायोजेनिक रेस्पॉन्स ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये उतना नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आप बस याद रखो इतना। और आपको बस पता होना चाहिए जो रीनल ब्लड फ्लो है वो ऑटो रेगुलेट होता है, मतलब वो खुद रेगुलेट होता है। ठीक है, वेजोडाइलेशन की वजह से या वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वो सब करता है किडनी, एंड रीनल ब्लड फ्लो सेम रहता है बाय टू मैकेनिज्म्स। ये है मायोजेनिक, मायोजेनिक में इसी में आता है फिर कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन, और ये ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, अब ये है रास मैकेनिज्म, ये हम पहले नहीं पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होती है किसके थ्रू? किडनीज के थ्रू, सॉरी किडनीज के थ्रू नहीं, किडनीज के थ्रू नहीं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। ठीक है, वही एपेरेटस जहाँ पर ये ग्लोमेरुलस बनता था। जो एक मिनट में इसकी डायग्राम बनाता हूँ। एपेरेटस होता क्या है, ये देखो, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है? एफेरेंट आर्टरी और एफेरेंट। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ईफेरेंट, ईफेरेंट एक जगह निकलती है, फिर ये रवास रेक्ट बनाएगी यहाँ से। ठीक है, रुको एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली क्या एपेरेटस होता क्या है। अभी वास रेक्ट बनाएंगी यहाँ से, ये क्या है? ये मैं इस कलर से बनाता हूँ, ये हेनले, लूप ऑफ हेनले इधर जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो ब्लू से है ना, ब्लू से, ये क्या है? वासर एक्ट है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया ना रेड कलर का, ये एक मिनट में अच्छे से बनाता हूँ इसको, हम इसको ब्लैक कलर से बनाएंगे उधर, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। यहाँ पर है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, ये देखो, ये है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। होता क्या है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस? इसमें जो है ना ईफेरेंट आर्टरियोल या ईफेरेंट आर्टरी प्लस जो ये होगा पीसीटी का छोटा सा पार्ट, पीसीटी का छोटा सा पार्ट एक जगह मिलते हैं। क्या है वो? मिलते हैं, मतलब वो ऐसे, ये है इफरेंट आर्टरियल और ये पीसीटी का पार्ट है। ठीक है, ये पीसीटी, फिर ये आगे पीसीटी क्या बनाएगा? लूप ऑफ हेनले, ये बनेगा वासर एक्टा। ठीक है, ये वासर एक्टा बनेगा, ये लूप ऑफ हेनले बनेगा, और ये एक जगह मिलते हैं, वहाँ पर बनाते हैं एक एपेरेटस। एक उसकी भी ये मिलेगी, इसकी भी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा इनके, तो वहाँ पर एपेरेटस एक बनता है, उसी को हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस। ठीक है, वहाँ पर सेल्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो आप आगे पढ़ोगे, सेल्स क्या क्या होती है वो आप आगे पढ़ोगे। अब वही यही एपेरेटस जो है ये सेक्रीट क्या करता है? एक तो रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये पेन के लिए यूज़ होता है। रेनिन इज यूज्ड इन रास मैकेनिज्म। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वहाँ पर सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है वहाँ पर। सक्रीट, वहाँ पर बैरोरेसेप्टार्स भी होते हैं, और ये ना जो बीपी
मेंटेन होता है ना, मतलब बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वहाँ पर, रिसेप्टार्स फिर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। बैरो रिसेप्टार्स मतलब जो प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, अगर प्रेशर गिरेगा तो सेल सेंसिटिव एक्टिवेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल्स उसी अकॉर्डिंग ये बनेगी, ठीक है। बैरो रिसेप्टार्स होते हैं उस सेल्स पे। Secrete renin. Renin is a peptide with 340 amino acids along with angiotensin. Renin forms the renin angio, ठीक है। एक तो angiotensin भी इंपॉर्टेंट है किसमें, रास में, और renin भी इंपॉर्टेंट है रास में। That plays an important role in the maintenance of blood pressure, ठीक है। ये आ गया समझ। स्टिमुलेशन कैसी होती है रेनिन सेक्रीशन की, मैंने भी बोला बैरो रिसेप्टार्स होते हैं ऊपर, तो बैरो रिसेप्टार जब आर्टेरियल ब्लड गिरेगा ना तो बैरो रिसेप्टार्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। बैरो रिसेप्टार्स एक्टिवेट हो गए। रिडक्शन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगी अल्टीमेटली प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बैरो रिसेप्टार्स फिर से एक्टिवेट होगी। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये डायरेक्टली जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी जब ज़रूरत होगी, जब हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी आती है। तो हार्ट रेट कब डिक्रीज़ होगी, जब ब्लड प्रेशर कम होगा। इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज लोड ऑफ सोडियम, जब सोडियम कम होगा, एंड क्लोराइड। अगर सोडियम कम है तो ऑब्वियसली वाटर भी कम है, वाटर कम है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ठीक है। जब ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम है, अल्टीमेटली बैरो रिसेप्टार्स ये होते हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, याद रखना ये वाले 4। एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन, ये मैं आपको उधर डायरेक्टली इधर बताऊंगा, पहले हम रास थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब रास सबसे पहले स्टिमुलेट किया, पहले रास क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये रास समझने के लिए हम एक सेपरेट एक पेज लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हम पेज एक लेंगे रास समझने के लिए। ठीक है, आगे पेज। अब रास को हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले रास एक्टिवेट होगा उन 4 चीज़ों से। किन 4 चीज़ों से, या तो ECF कम होगा, प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, सोडियम लोड कम होगा, सोडियम लोड कम है, ECF कम है, प्रेशर कम है, और क्या था फोर्थ क्या था, ECF कम है, ब्लड प्रेशर कम है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी चेंजेस, इसी वजह से क्या होगा, रीनल सिस्टम एक्टिवेट होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस एक्टिवेट होगा। उधर कौन सी सेल्स है, जक्स्टा सेल्स, ठीक है। जक्स्टा सेल्स वो क्या करेगी, वो रिलीज़ करेगी रेनिन। और हमारे ब्लड में ना एक हमेशा एक एंजाइम होता है, कौन सा, एंजियोटेंसिन, ठीक है। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन हमारी, एक मिनट मैं स्पेलिंग देखता हूँ। एंजियोटेंसिनोजन, हाँ एंजियोटेंसिनोजन होता है हमारी ब्लड में हमेशा होता है, ये लिवर से आता है, ठीक है, ये लिवर से आता है। और जब हम ये रेनिन जब सिक्रीट होगा ना, रेनिन तब सिक्रीट होगा जब ये 4 फैक्टर्स होंगे तब रेनिन सिक्रीट होगा, ठीक है। अब जब रेनिन सिक्रीट होता है ना तो ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन स्पेलिंग्स देख लेना आप कहीं से अपनी बुक से, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये रेनिन करेगा। उसके बाद यही एंजियोटेंसिन 1 चेंज होता है एक एंजाइम एस इनिबिटर, सॉरी मैं एस इनिबिटर बोल रहा हूँ, एंजाइम कन्वर्टिंग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, फुल फॉर्म है इसकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से कन्वर्ट हो गए एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। आपने यहाँ तक रास पढ़ा होगा कि एंजियोटेंसिन 2, फिर एंजियोटेंसिन 2 करेगा बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आपने इतना ही पढ़ा होगा अभी तक, मतलब जितना भी आपने पढ़ा होगा अभी तक आपने इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन इतना ही नहीं है रास, इतना ही नहीं है, फिर मतलब इसके बाद भी है, मतलब वो उधर जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन्स वार्मोन, वो आप छोड़िए। अभी हम देख रहे हैं कि एंजियोटेंसिन कहाँ तक पहुँचेगा, 2 तक आपने पढ़ा होगा कि 2 तक तो पहुँचता है, लेकिन एंजियोटेंसिन 3 भी बनता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 3 भी बनता है, A3 लिखते हैं उसको। कैसे बनता है, वो एक एंजाइम से बनता है, एंजियोटेंसिनोजिनेस,
ठीक है, जिनेस एंजाइम से 3 बनता है, 4 भी बनता है, ठीक है, 4 भी बनता है। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपने नहीं सुने होंगे अभी तक, तो 4 ही बनता है। ये तीनों जो है 1 2 3 2 3 और 4, 2 3 और 4 जो है 2 3 और 4, ये तीनों जो है ना ये क्या करते हैं अब, ठीक है, अब बन गया। ये मैकेनिज्म समझ आया। ये 4 फैक्टर्स ये इसको इफेक्ट करेंगे, जी अपैरेटस को इफेक्ट करेंगे। वहाँ पर जेक्स्ट्रा सेल्स होती है, जेक्स्ट्रा सेल्स रेनिन सिक्रीट करेंगी। रेनिन जब सिक्रीट होगा तो एंजियोटेंसिन जो लिवर से आ रहा था वो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, आई होप विजिबल होगा, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एस जो लंग से आ रहा है, ये लंग से आ रहा है, ठीक है, एस लंग से आ रहा है, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 ऐसे ऐसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, जी apparatus will stimulate जी सेल्स, मतलब इसी में होती है जी सेल्स। वो क्या करेंगी, रेनिन, ठीक है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजिन जो होता है, जो कहाँ से आता है, लिवर से, ये कंटिन्यूसली हमारी ब्लड में होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा A1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, किसकी वजह से, रेनिन की वजह से। फिर ये होगा A2 में कन्वर्ट विद एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये लंग से आता है। एंड देन ये होगा A3 में कन्वर्ट। आपने A2 तक पढ़ा होगा कैसे, एंजियोटेंसिनोजेस टेंसिनोजिनेस, एंजियोटेंसिनोजिनेस, ठीक है। फिर A3 A4 में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है, A4 में भी। अब ये जो ये 3 है ना, ये क्या करेंगे अब, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। ये 4 फैक्टर्स जो मैंने अभी पीछे बोला आपको, वो क्या करते हैं, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस को उससे ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टिमुलेट करते हैं। फिर जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस जी सेल से रेनिन निकलवाता है, ठीक है, रेनिन निकल गया। फिर यहाँ से ये कहाँ से, लिवर से आ रहा है, ये हमारी ब्लड में होगा, ठीक है, ये ब्लड है, प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है, उसी से एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होगा A1 में, ठीक है। फिर एस आएगा कहाँ से, लंग से आएगा एस, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा इसको। फिर एंजियोटेंसिनोजिनेस 3 में कन्वर्ट करेगा, फिर 4 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये तीन है, ये क्या करेंगे, ये अभी हम छोड़ देते हैं, हम ऊपर जाते हैं। ये क्या करेगा, ये तीनों क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेगुलेट करेंगे GFR को। अगर GFR कम हो रहा है उसको वापस करेंगे, अगर ज़्यादा हो रहा है वो कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज़ करेंगे ब्लड प्रेशर। कैसे करेंगे, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ मतलब इनको ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ से तो हम ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, एक्सक्रीट यूरिन हो रहा है तो हम ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे वाटर इनटेक, ये थर्स्टी फील कराएंगे इंसान को, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस। कौन, ये एंजियोटेंसिन 2 3 एंड 4। इंक्रीज ADH सिक्रीशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब इंसान डायूरिसिस करेगा ही नहीं, ठीक है, एंटी, अपोजिट टू डायूरिसिस मतलब यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। आप सबको ये पता होगा पहले से, फिर भी जिसको नहीं पता है वो सुन लो। इंक्रीज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ACTH सिक्रीशंस, ये भी क्या करती है, जब CRH और ACTH सिक्रीशंस, ये भी किस पे एक्ट करती है, मैंने आपको बोला था किडनी के ऊपर एक ये होता है, ग्लैंड हो गया एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये भी एड्रिनल ग्लैंड वहाँ से एल्डोस्टेरॉन को बढ़ाता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये दो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी इतना था, ब्लड प्रेशर कम था, अब इतना है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ना, ऐसे, ठीक है, ल्यूमेन काम करेगा। एंड ये आई होप आपको रास जो है वो समझ आ गया होगा, और रास ही आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंटली रास ही पढ़ना है आपको मेनली। अगर आ भी गया रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन तो आप रास ही लिखोगे उधर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये पेज नहीं पढ़ा हमने। एंजियोटेंसिन 1 इज़ फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, ठीक है, एंड सर्व्स ओनली एज द प्रीकर्सर ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, इनएक्टिव होता है, इसको 2 में कन्वर्ट होना ही है। एंजियोटेंसिन 2 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, इट इज ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 मोस्ट एक्टिव है, लेकिन एंजियोटेंसिन 3 और 4 भी होती है, ठीक है, वो नहीं भूलना कभी, क्योंकि वही पॉइंट्स है जो आपको, जो जिससे आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं ऐसे कि एग्जामिनर देखिए बताए हाँ इसने पढ़ा है, मतलब ये लिख रहा है, ये पॉइंट 3 लिख रहा है, एंजियोटेंसिन 3
एंजियोटेंसिन, जबकि मेजॉरिटी बच्चों ने एंजियोटेंसिन 2 तक ही लिखा होगा। तो वही एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने होते हैं पेपर में। जो लिखना पेपर क्वेश्चन मांग रहे हैं वो तो सभी लिख रहे हैं, अब जब जो एक्स्ट्रा लिखेगा उसी को ठीक ठाक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द ब्लड वेसल्स एंड कॉजिंग वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इट इज़ पोटेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ आर्टेरियोल्स, इससे वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, बात खत्म। इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम पोस्ट गैंग्लोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स। नॉर एड्रेनालिन याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉरेड को इंक्रीज करके ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन ही करता है ये भी, लेकिन पहले कहाँ पर एक्ट करेगा ये, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स से नॉरेड को इंक्रीज करेगा सिक्रीशन को, एंड देन वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। एंजियोटेंसिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डन, राज डन। अब मिक्सचुरेशन एक छोटा टॉपिक है हमारे सिलेबस में। मिक्सचुरेशन क्या होती है? मिक्सचुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच यूरिन इज वॉइडेड मतलब एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इनटू फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मतलब बाहर निकलता है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन। इट इज़ रिफ्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है। हाउएवर इन ग्रोन अपॉन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इट कैन कंट्रोल वॉलंटरी टू सम एक्सटेंट। देखो इसने यहाँ पर क्यों बोला कि ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है? रिफ्लेक्स मतलब इनवॉलेंट्री। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, आई होप यूरिनरी ब्लैडर बन जाए। हाँ बन गया। ये यूरिथ्रा है, ठीक है, ये यूरिथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें यूरिन हो गया कितना, मैंने बोला था 350 ml, सॉरी 250 से 300 ml, 250 से 300 ml ताकि मतलब इसके बाद रिज आती है, ठीक है। स्टोरेज 600 ml तक कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ रिच कब कहाँ तक आएगी? 300 ml तक, ठीक है। अब रिच आ गई ना तो रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्स क्या? इंटरनल स्फिंक्चर क्या इनवॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अब जो इंटरनल स्फिंक्चर है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। यूरिन कहाँ रहेगा? यूरिन रहेगा यूरिथ्रा में। एक्सटर्नल नहीं खुलेगा क्योंकि ये वाला इनवॉलेंट्री है, ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसके बाद ही खुल जाएगा। वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री हम जब चाहे तब ये कर सकते, लेकिन वॉलेंट्री भी एक लिमिट तक ही वॉलेंट्री होता है, ठीक है। एक लिमिट तक ही हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंट्री स्फिंक्चर को। जब तक वो लिमिट पास ना हो जाए तब तक हम मिक्सचुरेशन रोक सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं। अब देखो मिक्सचुरेशन होती कैसे है। फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया। स्टिमुलेशन टू स्ट्रेप, अब कितना रिच कब आएगी? 300 ml आ गया ना इस पे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं इसी पे 300 ml पे। आफ्टर इम्पल्स पास वाया पेल्विक नर्व से अब इम्पल्स जाएगी। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए ना, वो अब पेल्विक नर्व से कहाँ भेजेगी? ये स्पाइनल कॉर्ड को। सैक्रल सेगमेंट, सॉरी, एक मतलब ये अगर हमारा वर्टिकल कॉलम है ना तो एंड वाला एक पोर्शन होता है जहाँ पर जिसको हम सैक्रल, ये आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे S1 S2 S3 S4 वो आप पढ़ोगे, ठीक है। उसी सैक्रल सेगमेंट से के जो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पर होगा ना, उस सैक्रल सेगमेंट में उस पर जाएगी कहाँ से? पेल्विक नर्व के थ्रू जाएगी ये इन्फॉर्मेशन कि ब्लैडर में यूरिन भर चुका है 300 ml। फिर क्या होगा? जो इफेरेंट इम्पल्स होंगे वाया मतलब इफेरेंट, अब जो इफेरेंट मतलब वहाँ से आएगी, इफेरेंट मतलब यहाँ से जा रहा है, इस कि असेंडिंग जिसको बोलते हैं, असेंडिंग भी बोल सकते हैं इसको, वाया पेल्विक नर्व। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल, सॉरी इफेरेंट मतलब वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इफेरेंट मतलब क्या बोलते इसको? डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग। इफेरेंट मतलब यहाँ से जा रहा है, इफेरेंट यहाँ से जा रहा है कहाँ? ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक। इफेरेंट मतलब वहाँ से आएगी अब इफेरेंट इम्पल्स पेल्विक नर्व से, अब वही से सैक्रल पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। ये कहीं हद तक स्पाइनल कॉर्ड भी ये करता है इसको, मतलब ब्रेन की इन्फॉर्मेशन को वेट नहीं करता है वो, स्पाइनल कॉर्ड खुद वो कंट्रोल करता है, ठीक है, किसी हद तक। अब जो भी इम्पल्स अब आना था वो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से वापस एक और वेन जाएगी, कौन सी? पेल्विक नर्व जो जाएगी। अब इफेरेंट, अभी तो एफेरेंट ले रही थी, अब इफेरेंट के थ्रू जाएगी कहाँ तक? ब्लैडर तक। वहाँ पर क्या थी? डेट्रोसल मसल्स। डेट्रोसल मसल को बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और इंटरनल स्फिंक्चर को बोलेगी बाय रिलैक्स कर ले। ये डेट्रोसल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, और इंटरनल स्फिंक्चर जो है उसको बोलेगी कि रिलैक्स कर ले, यूरिन को जाने दो, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरिथ्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स।
यूरिथ्रा में आ गया यूरिन, लेकिन एक्सटर्नल तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। और स्ट्रेच रेसेप्टर्स पे मतलब वो हो गया कि हाँ यूरिन बाहर गया। एफरेंट इम्पल्स वाया ये इनहिबिशन ऑफ पिडेंडल नर्व, ठीक है। पिडेंडल नर्व अब बंद हो जाएगी। ये एक नर्व है, आपको इतना नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना है आपको। फिर भी अगर याद रख सकते हो कि इनहिबिशन होती है किसकी, पिडेंडल नर्व की, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल। जब इनहिबिशन होगी ना, मतलब यही नर्व होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, इसी नर्व की वजह से हम वॉलंटरी कंट्रोल कर पाते हैं किसको, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। जब तक हमने इस नर्व को इनहिबिट, मतलब ये कुछ लिमिट, ये लिमिटेड प्रोसेस है, मतलब ये बहुत, ये जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक इंटरनल स्फिंक्टर खुल गया, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर खुल गया, यूरिन आ रहा है, अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर बांध दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्ट्रेच रेसेप्टर्स फिर से सिग्नल भेजेंगे सैक्रल रिज्म को कि भाई इंटरनल खोल दिया, अब एक्सटर्नल पिडेंडल नर्व को इनहिबिट कर दो। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इसको और एक सिग्नल आएगी कि भाई नहीं, ये वॉलंटरी कंट्रोल है, तुम नहीं कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, जब तक हायर अथॉरिटी से परमिशन नहीं आए तो ये नहीं खुल सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक जब अब इसको जोर पड़ रहा है, भाई खोल दे खोल दे खोल दे, कुछ 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 टाइम तक, तो जो सैक्रल रीजन में स्पाइनल कॉर्ड होगा वो अल्टीमेटली इनहिबिट कर देगा किसको, पिडेंडल नर्व को। पिडेंडल नर्व जो ही इनहिबिट हो जाएगी, वैसे ही जो ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो खुल जाएगा एंड मैच्योरेशन हो जाएगी, ठीक है, वॉइडिंग ऑफ यूरिन। डन। यही था, आपको बस रास मैकेनिज्म याद रखना है। रास मैकेनिज्म के नोट्स अच्छे से बनाओ, इससे जो भी कॉन्साइज नोट्स बन सकते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना है, जो आप समझिए, जो अब भी समझिए, मतलब कुछ भी समझिए, जो भी इस चार्ट से आप समझिए या पीछे से समझिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखो, उतना ही लिखना है। फ्लो चार्ट्स में ऐसे ही पेपर पे लिखना है, ऐसे ही लिखना होता है पेपर्स में। ज़रूरी नहीं वो डिटेल्स लिखना, वो लाइंस लिखते हो 10-15 पेज, उतना नहीं लिखना होता है। एग्जामिनर जो मांग रहा है ना, उसको वो दो। एग्जामिनर बोल रहा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये तो आएगा ही किसमें, यूरिनरी सिस्टम में। तो अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का एक पार्ट आता है, मैंने बोल रहा हूँ कि पूरा ही रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रास से कंट्रोल होता है, नहीं, डायरेटिक्स भी यूज़ होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ होती है। लेकिन एक पार्ट है कि रास, अगर तुमने रास अच्छे से लिख दिया ना, तो एग्जामिनर क्या, रास फिर भी अगर रास अपनी सेंटेंसेस में लिख दिया, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, अब एग्जामिनर को उतनी वो नहीं है कि वो अब देखने बैठे क्या क्या लिखा है इसने। अगर ऐसे कोई फ्लो चार्ट बनाएगा ना एक ही पेज में, और दूसरा बंदा लिखेगा, थ्योरी लिखेगा 4-5 पेज में, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वाले बंदे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसने एक तो हर एक पॉइंट क्लियर कंप्लीट किया है, और एग्जामिनर की नज़र जा रही है हर एक पॉइंट पे कि हाँ एंजियोटेंसिन 1 ये तो 4-5-4 तक गया है, ठीक है, इसने ये भी लिखा है। ये उसमें थ्योरी में उसको ढूंढना पड़ेगा। थ्योरी भी लिखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ थ्योरी मत लिखो, लेकिन हर आंसर के पहले एक फ्लो चार्ट ज़रूरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने भी ऐसा ही किया है, मैंने भी ऐसे ही पास किया है। मैंने फ्लो चार्ट्स में क्या करता था कि फ़्लो चार्ट्स बनाता था, ठीक है। जैसे ये आंसर बुक होती है, तो मैं एक शीट पे ना फ़्लो चार्ट बनाता था, जो भी मुझे समझ आता था कि आंसर में आगे होगा। एंड फिर थ्योरी में क्या करता था मैं, थ्योरी में जो भी पॉइंट मतलब मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब मैंने लिखी थ्योरी अब, ठीक है। लंग सेक्रेट्स ACE विच कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिन 1। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, एस एंड लंग्स, में लंग्स और एस को क्लाउड्स में बढ़ता था ताकि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्टली जाए इस पर, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे जाके, डिटेल कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। अभी आपका डेट शीट नहीं आया, तो आगे जाके हम इस पर वीडियो एक मैं बनाऊंगा कैसे आपको पेपर करना है, ठीक है। अभी के लिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी डेट शीट आपका नहीं आया, मे बी आपकी विंटर वेकेशन के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है पास करना। एंड आज के लिए शायद इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास के लिए क्या पढ़ना है, हमें कौन सा चैप्टर उठाना है, वो आप कमेंट्स में बताओ, जो आप बोलोगे वही उठाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।